हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले, जैसा कि मैंने अच्छी स्थिति में बताया था कि आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा याद होनी चाहिए और साथ ही साथ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी परिभाषा आपको ज्ञात होनी चाहिए, तब आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, और वो बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होंगे, बहुत ही कम दूरी पर रखे होंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है, अब दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो दोनों आवेशों में से आप कोई भी एक आवेश ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी रहती है, जो हमने 2L बोला था, ठीक, मान लेते हैं ये L की दूरी 2L है, तो उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषाएं। किसकी किसकी परिभाषाएं? विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब इन्हीं दोनों के आधार पर हम किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए दूसरे साइड पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्लस क्यू और माइनस क्यू, ए से बी, और इनके बीच की दूरी 2L ये दिख रही होगी। ठीक है, तो ये जो पूरा निकाय है ये क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है शुरू में, तो वो देख लेते हैं किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम को। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। तो एक विद्युत द्विध्रुव आप देख सकते हैं ए और बी, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, इसके सिरे ए पर प्लस क्यू आवेश, जैसा कि आप देख सकते हैं सिरे ए पर प्लस क्यू आवेश है तथा सिरे बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं O जो है इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से B तक की दूरी भी L है और मध्य बिंदु O से A तक की दूरी भी L है। तो टोटल इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? 2L हो गई। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, तो इसके लंब जो कहाँ पर होता है? इसके लंबार्धक पर होता है। तो इसके विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, तो जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये डेफिनेटली आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको डायग्राम याद होना चाहिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, या आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है तो आप डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया है ए से बिंदु P को प्रत्येक आवेश की दूरी, ए जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि चित्र में आप देख सकते हैं कि बिंदु P से प्रत्येक आवेश की दूरी हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें मान लो ये जो आवेश है वो A पोजीशन पर है, तो A से लेके P तक की दूरी अपने को ज्ञात होनी चाहिए और B से लेके P तक की दूरी हमें ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, जो कूलॉम के नियम से ही सॉल्व होगा। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने अच्छी स्थिति में बताया था, ये कहाँ से आता है? कूलॉम के नियम से आता है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कहाँ से आता है? कूलॉम के नियम से आता है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम E1 मान लेते हैं। 1/4πε0 के जो है वो परावैद्युतांक है और ε0 जो होती है वो विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, Q जो है वो एक आवेश है Q, ठीक है, अपॉन R² प्लस L²। अब ये R² प्लस L² कहाँ से आया? ठीक है, अब ये समझना होगा आपको कि AP जो है,
ठीक है। ए से लेके पी तक जो आप दूरी देख रहे हैं उसकी दूरी अपने को ज्ञात होनी चाहिए। ठीक, तो इसको कहाँ से ज्ञात करेंगे? आप जैसे कि देख रहे हैं ओ से लेके ए तक की दूरी जो है वो एल है और ओ से लेके पी तक की दूरी जो है वो आर है। ठीक है, तो आप ए से लेके पी तक की दूरी किस विधि से निकाल सकते हैं? जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग मतलब एपी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब ओपी का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग हो जाएगा और वहां से आपको ए पी के स्क्वायर का मान मिल जाएगा। तो ए पी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आता है? क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर आता है। ठीक, तो ए पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। उसी प्रकार से हम माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं E2, सेम फॉर्मूला। ठीक है, जो कि गुलाम के नियम से है 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो E1 और E2 के मान बराबर हैं। ठीक, हम देख रहे हैं कि E1 के मान और E2 के मान दोनों के मान बराबर हैं। ठीक, हाँ, लेकिन इनकी दिशाएं जो है वो अलग अलग आ रही हैं। E1 की दिशा जो है वो ए से लेके पी तक की दिख रही है आपको, ए से लेके पी की ओर जाती हुई दिख रही है, जैसा कि आप एरो देख सकते हैं E1 में। और E2 की जो दिशा है वो पी से लेके बी तक की जाती हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब पी से बी की ओर है इसकी दिशा। तो यहाँ पर दो दो दिशाएं हमको मिल रही हैं, इसलिए हम इसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी दिशाओं में एंगल बन रहा है, यहाँ पर दो देख सकते हैं थीटा एंगल बन रहा है, तो हम इसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आइए आप, तो यहाँ पर से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं उसको हमेशा E1 साइन थीटा के फॉर्म में, मतलब इसको हम साइन के रूप में लिखते हैं ऊर्ध्वाधर घटकों को, और जो क्षैतिज घटक होते हैं उसको हम cos थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर E1 और E2 के दो दो घटक यहाँ पर मिलेंगे, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। उसी प्रकार से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? कौन से घटक हो जाएंगे? क्षैतिज घटक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। स्पष्ट है कि E1 व E2 के मान बराबर हैं और दिशाएं भिन्न हैं। ठीक, E1 व E2 को AB के समांतर तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर तो है लेकिन दिशाएं इनकी विपरीत हैं, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, जबकि AB के समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की दिशाएं समान है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं परिणामी तीव्रता जो होगी E=E1 cos थीटा। ठीक है, E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये आपका फाइनल परिणामी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप मान रख सकते हैं आसानी से। E1 का मान क्या है? 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। वैसे E2 का मान भी सेम है। ठीक है, दोनों मानों को रख दिए हमने। ठीक, अब दोनों मानों को रखने के पश्चात हम क्या करेंगे? जो जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेंगे। जैसा कि E1 और E2 दोनों इक्वल है तो पूरे का पूरा कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर भी cos थीटा बचेगा और यहाँ पर भी cos थीटा ही बचेगा, तो cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से एक प्रॉब्लम आ रही है कि cos थीटा की वैल्यू हम कहाँ से लाएं? तो cos थीटा की वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाल कक्का जो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो लाल कक्का के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? cos थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब OA और कर्ण हो जाएगा आपका AP। ये OA और AP कहाँ है? तो इसको समझने के लिए फिर से आपको सेकेंड स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि O से लेके जो A है, ठीक है, सॉरी OA लंब ना होकर आधार होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। OA क्या हो गया? आपका आधार, और AP जो है वो आपका कर्ण हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, तो OA अपॉन AP हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से अगले स्लाइड पे चलते हैं।
तो ओ ए जो है वो आधार और ए पी जो है वो कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ओ ए का मान भी आपको पता है, ए पी का मान भी आपने निकाल चुका है। ए पी के स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, लेकिन आपको सिर्फ ए पी की वैल्यू चाहिए तो आप उसमें रूट लगा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मतलब कॉस थीटा के वैल्यू को आप फिर से इस समीकरण में रख देंगे। तो रखने के पश्चात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, Q इंटू टू एल अपॉन, जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं 1/4 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो पहले से था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और यहाँ पर जो 2 था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब Q इंटू टू एल मैंने क्या बताया था, कोई भी एक आवेश और उनके बीच की लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण मतलब Q इंटू टू एल की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो हमने वहाँ पे P लिख दिया। अब जैसा कि हमने निरक्षीय स्थिति में बताया था कि L का मान आर से अत्यधिक कम है, ठीक है, एल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो एल स्क्वायर का मान और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एल स्क्वायर को 0 मान लेते हैं। तो एल स्क्वायर 0 होगा तो हमारे पास आर स्क्वायर और उसकी पावर में 3/2 आर स्क्वायर और उसकी पावर में 3/2 बस बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं इसमें भी स्क्वायर है और इसके बट्टे में भी 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर आपके पास केवल आर क्यूब बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है यही जो होगी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि वायु या निर्वात के लिए के जो है परावैद्युतांक का मान जो है वो 1 हो जाता है, तो उसको हम 1 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको जो फाइनल व्यंजक मिला E इज इक्वल टू 1/4 P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो ये जो वैल्यू है वो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की वैल्यू है। ठीक है, अब E1 की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, तो ये आपको याद रखना है और लास्ट में लिखना है। ठीक है, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।